नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट सोशियोलॉजी की एक नई सीरीज, जो आपके बोर्ड एग्जाम साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि पीजीटी सोशियोलॉजी, नेट जेआरएफ, जीआईसी लेक्चरर, इन सब के बेस को मजबूत करने में मदद करेगा। और इस इंटरमीडिएट सोशियोलॉजी सीरीज में हम छोटे छोटे चैप्टर्स में सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरमीडिएट सोशियोलॉजी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, इंटरमीडिएट सोशियोलॉजी जो होती है वो बेसिक होती है सोशियोलॉजी की। अगर आपको समाज या समाज शास्त्र के बारे में समझना है तो सबसे पहले आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और यहाँ पे पेपर 1 के कुछ चैप्टर दिए गए हैं। पहला है समाज, दूसरा है मानव और पशु समाज में अंतर, तीसरा है व्यक्ति और समाज का संबंध, चौथे और पांचवें चैप्टर में हम पढ़ेंगे समाज शास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषा, साथ ही साथ उसकी विषय क्षेत्र और विषय वस्तु को, समाज शास्त्र की प्रकृति, समाज शास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ कैसा संबंध है। फिर जो कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे समुदाय, समिति, संस्था, इनके बारे में भी समझेंगे। साथ ही सामाजिक नियंत्रण की जो अवधारणा है उसको समझेंगे। परिवार, सामाजिक समूह की अवधारणा, सामाजिक समूह कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। उसके बाद धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, ये एक चैप्टर है। अगला चैप्टर भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण कैसा होता है समाज में और उसका क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पे। फिर अगला चैप्टर है प्रदूषण, इसकी अवधारणा, इसके कारण, इसके समाज पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, साथ ही हम प्रदूषण का निवारण किस प्रकार कर सकते हैं। अगला चैप्टर है सामाजिक विघटन की अवधारणा, फिर अपराध की अवधारणा, उनके कारण, उनके उपचार क्या हो सकते हैं, फिर बाल अपराध, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, और सबसे लास्ट में सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना और उसके विभिन्न कारक, यानी सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और इसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। तो पेपर 1 में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और पेपर 2 में ये सारे चैप्टर्स रहने वाले हैं। देख लेते हैं। पहला चैप्टर है भारतीय सामाजिक संगठन तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भारतीय संस्कृति, विविधता में एकता, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, साथ ही साथ जनसंख्या और परिवार कल्याण के क्या क्या कार्यक्रम हुए, आश्रम व्यवस्था के महत्व और उनके मूल्यांकन को समझेंगे। अगला चैप्टर है विवाह, विवाह के उद्देश्य, प्रकार, उसके निषेध, ये सारी चीज़ें समझेंगे। फिर दहेज प्रथा, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति तथा सामाजिक विकास में महिला उद्यमिता की भूमिका, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में समझेंगे, ग्रामीण सहकारिता के बारे में समझेंगे, ग्रामीण पंचायत, आईआरडीपी, औद्योगिक एवं नगरीकरण का भारतीय समाज पे प्रभाव, पर्यावरण का भारतीय जीवन पर प्रभाव, निर्धनता, बेकारी। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं और एक एक चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे। आई होप इन सारे चैप्टर और इस पूरी सीरीज के जरिए आपका बेस जो है सोशियोलॉजी का वो मजबूत होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के पहले चैप्टर के बारे में, जो कि है सोसाइटी, जहाँ पे हम समाज के अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। देखो, समाज के अर्थ और परिभाषा विशेषताओं को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है। मीन्स एक ऐसा शास्त्र या विज्ञान है समाज शास्त्र जो मेनली सोसाइटी का अध्ययन करता है। अब सोसाइटी का विकास कैसे हो रहा है, सोसाइटी काम कैसे करती है, सोसाइटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सोशल स्ट्रक्चर को बनाती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो बहुत व्यापक इसका क्षेत्र है, बट एक लाइन में अगर हम बोले तो क्या है, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। अब जब आप समाज शास्त्र को समझना चाहते हो तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्राथमिक अवधारणाएं हैं, उनको समझना होगा। जैसे अगर आप पीएचडी करना चाहते हो या आप डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको प्राइमरी जो उसके एजुकेशन है या जो एलिजिबिलिटी है उनको क्रैक करना पड़ेगा, फिर ना आप यहाँ पे पहुँचोगे। ठीक उसी तरह समाज शास्त्र को अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको समाज शास्त्र में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी जो कॉन्सेप्ट है, उनको समझना पड़ेगा। और जब हम बात करेंगे सोशियोलॉजी की प्राइमरी कॉन्सेप्ट की, तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है, तो हमें समझना होगा समाज को। अब समाज को समझने के दो अर्थ हैं। एक सामान्य अर्थ है, यानी सामान्य बोलचाल की भाषा में या हर दूसरे व्यक्ति से अगर आप पूछ रहे हो कि समाज का अर्थ तुम क्या लगाते हो, तो एक वो अर्थ निकलेगा। और दूसरा है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण में या समाज शास्त्रीय नज़रिए से अगर जब हम समाज के अर्थ को समझेंगे वो। तो सबसे पहले हम सामान्य अर्थ को समझते हैं। देखो,
अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि भाई आप बताओ आपके नज़र में समाज क्या है या आप समाज को कैसे देखते हो, तो वो बोलेगा व्यक्तियों का समूह है या संकलन है। मीन्स कुछ लोगों से मिलके बना हुआ जो समूह है वो समाज कहलाता है। और उसके उदाहरण आप क्या देख सकते हो, आर्य समाज को ले लो, ये भी व्यक्तियों का समूह है। ब्रह्म समाज है या मुस्लिम समाज है, इसमें मुस्लिम सारे लोग हैं। या स्त्री समाज, विद्यार्थी समाज, तो क्या है, व्यक्तियों का संकलन या एकत्रीकरण। जो कुछ लोगों से मिलकर बना हुआ है वो सामान्य अर्थ में समाज कह दिया जाता है। जब आप बात करते हो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की, तो वहाँ पे क्या है कि समाज के अर्थ को थोड़ा ज़्यादा गहराई से लोग समझते हैं। भाई समाजशास्त्र जब एक विज्ञान है तो वो चीज़ों को गहराई से देखेगा ना, उसका विश्लेषण भी करेगा, निरीक्षण भी करेगा, अवलोकन भी करेगा, ये सारे स्टेप फॉलो करेगा। तो जब हम समाज शास्त्र की नज़र से या सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो समाज का क्या अर्थ है। सोशियोलॉजी समाज को व्यक्तियों का केवल झुंड नहीं मानता, वो क्या मानता है कि ये संबंधों की अमूर्त व्यवस्था है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रूम है, यहाँ पे 20-25 लोगों का एक समूह है। सामान्य इंसान बोलेगा ये समाज है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्तियों के समूह से ही समाज का अर्थ निकालता है। लेकिन समाज शास्त्री क्या बोलेगा, वो बोलेगा नहीं, ये सिर्फ झुंड है। 10 लोग या 20 लोग या 50 लोग एक साथ बैठ गए हैं तो ठीक है, वो बस लोग बैठे हुए हैं। आप उसे समाज तब तक नहीं कहोगे जब तक उनके बीच संबंध ना हो, वो एक दूसरे के प्रति अवेयर ना हो। अगर वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर कर रहे हैं, यानी जो उनके बीच घट रहा है, जो आपको दिख नहीं रहा है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो समाज कहलाता है। मीन्स केवल व्यक्तियों का झुंड समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज नहीं माना जाता, बल्कि संबंधों की अमूर्त व्यवस्था भी सोशियोलॉजी में समाज कही जाती है। आप सबको ये फेमस कोटेशन याद होगी, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकइवर एंड पेज द्वारा कहा गया है। उन्होंने क्यों बोला कि संबंधों का जाल है? क्योंकि समाज शास्त्रीय नज़रिए से, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यक्तियों का केवल संकलन या इकट्ठा हो जाना या समूह बना लेना समाज नहीं होता है। वैसे तो आप भीड़ को भी समाज बोल सकते हो, पर भीड़ समाज नहीं होती है। भीड़ में लोग एक दूसरे के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, उन्हें ये ख्याल नहीं होता कि उनसे सामने वाला किस तरह जुड़ा हुआ है, उनकी बातों से वो हर्ट हो सकता है या उनके अच्छे बिहेवियर से वो खुश होता है। यानी दूसरे के ऊपर आपके व्यवहार, आपके विचार, आपकी बातों का प्रभाव पड़ रहा है और आप पर सामने वाले की बात, व्यवहार और विचारों का प्रभाव पड़ रहा है। आपके बीच का जो कनेक्शन है, जो संबंध है, जो अमूर्त है, वो नहीं दिख रहा है। उसे समाजशास्त्र के दृष्टिकोण में समाज माना जाता है। सिंपल शब्दों में, संबंधों की जटिल व्यवस्था जिसमें व्यक्ति परस्पर संबंधित रहते हैं, वो समाज कहलाती है। तो समाज शास्त्र की सबसे प्राथमिक अवधारणा क्या है? वो है समाज। और जब समाज के अर्थ को हम देख रहे हैं तो दो अर्थ है। एक सामान्य अर्थ है जिसमें व्यक्तियों के झुंड या कुछ व्यक्तियों से मिलकर बने हुए समूह को समाज मान लिया जाता है। और दूसरा, समाजशास्त्र में समाज का अर्थ जो व्यक्तियों के झुंड के साथ साथ उनके परस्पर संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। अब हम बात कर लेते हैं समाज शास्त्र की कुछ परिभाषाओं के बारे में। पहली है मैकइवर एंड पेज के अनुसार, समाज रीतियों और कार्य प्रणालियों की, अधिकार और पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों और विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रता की व्यवस्था है। मीन्स मैकइवर एंड पेज के अनुसार समाज क्या है? एक व्यवस्था है। किन किन चीज़ों की? रीतियों और कार्य प्रणालियों, अधिकार और पारस्परिक सहयोग, अनेक समूह और विभाग तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की। ठीक है, जो परिवर्तनशील है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, सदैव परिवर्तित होने वाली एवं जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। तो मैकइवर एंड पेज के अनुसार समाज एक जटिल व्यवस्था है। ये व्यवस्था किन किन चीज़ों की है? रीति, कार्यप्रणाली, अधिकार और पारस्परिक सहयोग, यानी हमारे कौन कौन से अधिकार हैं और हमें सामने वाले के प्रति क्या क्या कार्य करने चाहिए। समाज में विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं, विभाग होते हैं, वो अपना काम करते हैं। तो समूह और विभागों की भी एक जटिल व्यवस्था है। नियंत्रण कहाँ पे रहना चाहिए, कहाँ पे आप स्वतंत्र रह सकते हैं, इनका भी मैनेजमेंट करना, साथ ही किस प्रकार रीति रिवाज, कार्य प्रणालियाँ काम करेगी, इन सब की एक व्यवस्था। और ये समय के साथ
परिवर्तित हो सके, यानी परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को क्या कहते हैं? समाज। अगली परिभाषा अगर हम बात करें ईबी र्यूटर की, तो इन्होंने क्या बोला है कि समाज वह अमूर्त शब्द है जो किसी समूह के दो या सभी सदस्यों के बीच पाए जाने वाले जटिल पारस्परिक संबंधों का बोध करता है। इन्होंने समाज मतलब अमूर्त शब्द बताया। अमूर्त वही जो हमने पिछले स्लाइड में बात की कि सिर्फ लोगों के समूह जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि 10 लोग यहाँ खड़े हैं या वो आपस में बात कर रहे हैं तो ठीक है, वही समाज हो गया। नहीं, उनके बीच के इंटरैक्शन में जो वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जो अमूर्तता है, जो दिखाई ना देने वाले उनके संबंध हैं, वो संबंध या उस अमूर्तता को समाज कहते हैं। कौन? ईबी र्यूटर। आगे क्या लिखा है? जो किसी समूह के दो या सभी सदस्यों के बीच पाए जाने वाले जटिल पारस्परिक संबंधों का बोध करता है। तो र्यूटर से एक शब्द आप याद रख लो, समाज बराबर अमूर्त शब्द। और मैकइवर एंड पेज क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है जिनमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अगली परिभाषा है लैपियर की। इन्होंने क्या बोला है? समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं वरन समूह के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। जटिल व्यवस्था इन्होंने भी माना है, बट ये क्या कह रहे हैं? समूह के अंतः संबंधों की। एक समूह ये है, एक समूह ये है, एक समूह ये है। समाज में विभिन्न प्रकार के समूह हैं, तो इन समूहों के नाम को आप समाज नहीं कह रहे हो, इन समूहों के अंतः क्रिया यानी यहाँ पे जुड़े हुए लोग जो है इस समूह में, उनके बीच जो एक रिलेशन है, संबंधों का जो एक जटिल व्यवस्था है, उसको समाज कहते हैं। अगली परिभाषा है गिडिंग्स की। अकॉर्डिंग टू गिडिंग्स, समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। मीन्स जब गिडिंग्स बात करते हैं सोसाइटी की, तो इन्हें सोसाइटी एक संघ जैसी लगती है, एक संगठन जैसी, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसी, समिति जैसी, जहाँ पे लोग कैसे जुड़ते हैं? औपचारिक संबंधों द्वारा। और जहाँ पे संबंध होंगे वहाँ पे सहयोग भी देखने को मिलेगा। पर इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो संबंध है, ये जो सहयोग है, वो परस्पर संबंध होते हैं, यानी रेसिप्रोकल, दो तरफा। ये नहीं है कि ये पर्सन इनके लिए सब कुछ करते जा रहा है और ये इनके लिए कुछ नहीं कर रहा। नहीं, अगर ये इनकी हेल्प कर रहे हैं तो ये भी इनकी हेल्प कर रहे हैं, ये इनके साथ इनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद कर रहे हैं तो ये भी। अगर आप खुद सोचो, किसी ऑफिस में हो, काम कर रहे हो, आपके सुपरिटेंडेंट हैं, आपके हेड हैं, आपके कोलीग्स हैं, तो आप उनके साथ काम करने में कब कंफर्टेबल होगे? जब आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है और आप उनसे पूछो, वो मदद कर दें, और उन्हें जब कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो वो आपसे पूछें, आप उनकी मदद कर दो। ये सबसे बेस्ट होगा ना रिलेशन। अगर आपकी ज़रूरत हो रही है, वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं मदद कर रहे हैं, या और आपको परेशान कर रहे हैं, या और आपको चीज़ें टफ करके बता रहे हैं, या उनकी ज़रूरत है, आप सेम बिहेव कर रहे हो, तो इस तरह फिर आप सहयोग के साथ काम नहीं करो, एक दूसरे के साथ आप हेल्पिंग नेचर नहीं दिखा रहे हो। ऐसे में वहाँ पे जो संबंध है वो बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगा, वहाँ का एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो गिडिंग्स ये बोल रहे हैं कि समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, और वहाँ पे संबंध जो होते हैं वो औपचारिक होते हैं, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। और ये जो संबंध है दो तरफा है, ये इसकी मदद करेगा तो ये इसकी मदद करेगा, और ये इसकी मदद करेगा तो ये इसकी, मतलब एक दूसरे को हेल्प करते रहना। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वन वे प्रोसेस चलेगा, नहीं, टू वे प्रोसेस है। तो अगर आप इन सारी परिभाषाओं को मिला दो तो एक कॉमन चीज़ समझ में आएगी कि समाज एक व्यवस्था है, एक जटिल व्यवस्था है, परिवर्तनशील है, और उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? संबंध आपस में लोगों के बीच हो, समूहों के बीच हो, जिसमें अमूर्तता का गुण विद्यमान होता है, वो क्या कहलाता है? सोसाइटी। अब हम बात कर लेते हैं सोसाइटी की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता के अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा संबंधों के बारे में। संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक, एक सामाजिक। जैसे ये एक घड़ी है और ये दीवार पे टंगी हुई है, इसका संबंध है एक दूसरे से, क्योंकि दीवार घड़ी है तो दीवार पे टंगी रहेगी। ये है कि मेज है, उस पर बुक रखी हुई है, बुक का संबंध ये है कि वो मेज पे रखी हुई है, और मेज का संबंध ये है कि उस पर बुक रखी गई है। दीवार पे घड़ी टांगी गई है, और घड़ी का संबंध किससे है कि वो दीवार पे टंगी हुई है। तो ये जो संबंध है ये भौतिक संबंध के अंतर्गत आते हैं।
यहाँ पे इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है। दीवार घड़ी है तो दीवार पे टंगी जाएगी, पुस्तक है मेज पे रखी गई है तो ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं है। दूसरा संबंध जो हमने बात करी, सामाजिक संबंध, यहाँ पे लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड को पता है ये मेरी वाइफ है, वाइफ को पता है ये मेरा हस्बैंड है, इनके बीच का रिलेशन कैसा है, इन्हें लोगों के सामने कैसे रहना है, एक साथ कैसे रहना है, अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है। तो ये जो संबंध है ये सामाजिक संबंध है। लेकिन जब आप भौतिक संबंध की बात कर रहे हो तो क्या इसको पता है कि इसके ऊपर घड़ी टंगी हुई है, या घड़ी को पता है कि मैं दीवार पे टंगी हुई हूँ, या आप पुस्तक से पूछो कि भाई तुम किसके ऊपर बैठे हुए हो, वो बोलेगा मेज पे नहीं, या मेज से पूछो भाई तुम्हारे ऊपर क्या रखा गया है, पुस्तक, नहीं। तो ये एक दूसरे के साथ संबंध है, कनेक्टेड है, लेकिन ये नहीं है कि एक दूसरे के संबंधों से अवेयर हैं या एक दूसरे के प्रति अवेयर, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं या परिचित हैं एक दूसरे से, नहीं। ये चीज़ जो होती है वो सामाजिक संबंधों में देखने को मिलती है। तो जब हम समाज की विशेषता की बात कर रहे हैं तो समाज की विशेषता क्या है कि लोग एक दूसरे के प्रति अवेयर रहते हैं। तो यहाँ पे जो संबंध है वो पारस्परिक जागरूकता वाले होते हैं। दूसरी विशेषता समाज अमूर्त है। बिल्कुल, हम बात सिर्फ लोगों की नहीं कर रहे हैं, भीड़ की नहीं कर रहे हैं, झुंड की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोगों के बीच बनने वाले कनेक्शन की, जो ज़रूरी नहीं है आपको दिखे। अब कोई किसी के साथ किस तरह बात कर रहा है, वो किस तरह का बॉन्ड शेयर कर रहा है एक दूसरे के साथ, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ये उन लोगों के बीच का इंटरनल मैटर है, ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरी विशेषता क्या है कि समाज जो है वो अमूर्त है, क्योंकि वो संबंधों का जाल है। अब आप उन संबंधों को देख तो सकते नहीं हो, छू तो सकते नहीं हो। आप बोलोगे ये माँ है, ये उसका बच्चा है, आप माँ को देख रहे हो, बच्चे को देख रहे हो, इन दोनों के बीच का जो संबंध है, इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, आप उसे देख नहीं सकते, वो उस महसूस करने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको आप छू सकते हो, नहीं, आप छू भी नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हो, और किस लेवल पे है वो सिर्फ ये दोनों समझ पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि समाज है जब, तो वहाँ पे दोनों तरह की प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एक सहयोग और दूसरी संघर्ष। देखो, जॉर्ज सिमेल बोलते हैं समाज में दो तरह के संबंध पाए जाते हैं। एक तो वो जो लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है, और दूसरा वो संबंध जो एक दूसरे से पृथक करती है। अब ये जो कथन है ये इसी बात की ओर संकेत करता है कि समाज में आपको सहयोग और संघर्ष दोनों देखने को मिलेंगे। और एक तरह से आप देखो तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब अगर हम इनको अलग अलग समझें तो समाज में जब आप सहयोग की बात करते हो तो वहाँ पे भी दो प्रकार के देखने को मिलते हैं सहयोग। पहला है प्रत्यक्ष सहयोग, दूसरा है अप्रत्यक्ष सहयोग। और आप संघर्ष की जब बात करोगे तो वो भी दो टाइप होंगे, एक प्रत्यक्ष संघर्ष, एक अप्रत्यक्ष। तो जब आप डायरेक्ट कोऑपरेशन की बात कर रहे हो, प्रत्यक्ष सहयोग की बात कर रहे हो, वहाँ फेस टू फेस जो रिलेशन होते हैं वहाँ पे आप सहयोग करते हो एक दूसरे के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फैमिली मेम्बर्स के साथ जिस तरह बिहेव कर रहे हो, तो आप परिवार में एक दूसरे के सदस्यों को सहयोग करते हो, तो वो आपका प्रत्यक्ष सहयोग है। या अगर एक बच्चों का ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो एक दूसरे को प्रत्यक्ष सहयोग कर रहे हैं। क्रिकेट मैच है, वहाँ पे प्लेयर्स एक साथ एक टीम में खेल रहे हैं, तो वो एक साथ प्रत्यक्ष सहयोग के उदाहरण हैं। वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, काम कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष सहयोग, फॉर एग्जांपल, ये एक मिल है, यहाँ पे कपड़े बनाने हैं या कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो एक उसे जोड़ रहा है, एक उसकी पैकेजिंग कर रहा है, एक रॉ मटेरियल ला रहा है, उसमें जो काट छांट या सुधार करने हैं वो कर रहा है, एक पैकिंग हो जाने के बाद उन्हें बॉक्सेस में बंद कर रहा है। तो ये सब मिलके एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, क्या करने के लिए? एक मेन जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकालने के लिए, या बनाने के लिए, या मार्केट में देने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट हेल्प नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं, ये काम कर रहे हैं इस कंपनी के लिए। पर काम एक ही प्रोडक्ट को बाहर निकालना है या उसी को बना के बेचना है, उसके लिए हो रहा है, तो इनडायरेक्टली ही सही ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष सहयोग का मतलब है जहाँ पे लोग एक दूसरे के प्रति अवेयर नहीं हैं, डायरेक्टली एक दूसरे को जानते नहीं हैं, फैशन है, बट हाँ एक ही चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। श्रम विभाजन प्रत्यक्ष सहयोग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ हम बात करें समाज में संघर्ष की। देखो, समाज है तो वहाँ पे अच्छाई बुराई दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो सहयोग है तो संघर्ष भी रहेगा ही रहेगा। संघर्ष है तो वो भी दो टाइप का होगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अब आप रास्ते में जा रहे हो, किसी से लड़ गए, ठीक है, उसने आपको घुसा मारा, आपने उसे चाटे मारे, वो उसे, आपने उसे ढकेला, उसने आपको ढकेला, ये कैसा संघर्ष है?
ये प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है, आप एक दूसरे को पीट रहे हो, फेस टू फेस सारी चीज़ें हो रही हैं। अप्रत्यक्ष संघर्ष क्या है? ये चालाकियों वाले टाइप का संघर्ष है, जिसमें लोग एक दूसरे को सामने से हर्ट नहीं कर रहे होते हैं, बट ये है कि इसके काम में ये पर्सन बाधा पहुंचाएगा ताकि ये आगे काम ना कर सके। जियो पॉलिटिक्स में आप देख लो, चालाकी होती है कि मैं तुम्हें सामने से हर्ट नहीं करूँगा या तुम्हें सामने से मार नहीं रहा हूँ, बट हाँ, अगर तुम प्रोग्रेस करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो जो चीज़ें तुम्हारे काम में बाधा पहुँचाएंगी मैं वो करूँगा, या ये पर्सन वो सारी चीज़ें करेगा जिससे ये आगे बढ़ ना पाए। कोल्ड वॉर हो गया या कंपटीशन हो गया, इस तरह की चीज़ों में ये देखने को मिलता है। कई लोगों को देखा गया कि मैं जीत जाऊं इसलिए दूसरे पर्सन को हर्ट कर दिया जाता है, या उसे कंपटीशन से बाहर निकालने के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, या उसको गेम के टाइम पे ऐसा कुछ कर दिया जाता है जिससे वो गेम में जीत ना पाए। तो ये जो है, जिसमें डायरेक्ट आप उसे घुसा नहीं मार रहे हो या उसे लड़ाई नहीं कर रहे हो या बहस नहीं कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली आप उसे हर्ट कर रहे हो उसके एम तक या उसके गोल तक या पहुंचने में। अगली विशेषता है कि समाज में समानता और विभिन्नता देखने को मिलती है। हालांकि सहयोग और संघर्ष की ही तरह समानता और विभिन्नता भी एक दूसरे के विरोधी हैं। परस्पर विरोधी तत्व होने के बावजूद भी ये समाज में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में विभिन्नता और समानता देखने को मिलती है। देखो, जब हम बात करेंगे समाज की, तो वहाँ पे समाज में जब लोग हैं तो वो अपने ही जैसे लोगों के साथ रहेंगे ना, तो समानता के प्रति एक अलग आकर्षण होता है। अपने ही तरह के लोगों के साथ कनेक्शन बनाना लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल करता है। तो समानता तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन समाज में ही विभिन्नता भी देखने को मिलती है। शक्ति, बल, योग्यता, गुण, इनके आधार पे भिन्न भिन्न तरह के लोग देखने को मिलते हैं, और जो एक एक तरह के रहेंगे उनका एक ग्रुप बनेगा। तो ये समानता है, और इनके बीच भी समानता है, और इनके बीच भी समानता है, इनके बीच भी समानता है, लेकिन ये आपस में, ये चारों में विभिन्नता है। इसी के आधार पे समाज काम करता है। समाज में विभिन्नता और समानता होना आवश्यक है समाज की, क्योंकि किसी न किसी तरह से कोई ना कोई चीज़ें आपको कॉमन भी मिलेंगी, और कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दूसरे से भिन्न भी बताएं, दूसरे से अलग भी करती हैं। तो जहाँ पे आपको कॉमन चीज़ें मिलती हैं वो समानता को दिखाता है, और जहाँ पे जो चीज़ें आपको अलग बताती हैं वो विभिन्नता को दर्शाता है। मान लो समाज में समानता होती, सब के सब एक समान होते, सब के सब पुरुष हों या सब की सब स्त्रियां हों, तो कैसा होता समाज? एकदम नीरस हो जाता। या एक ही जानवर आपको हर जगह दिख रहा है, बस गाय गाय गाय, या सिर्फ भालू भालू भालू, तो भी आपको अजीब नहीं लगता? सब। तो इसलिए समाज में विभिन्नता और समानता होना आवश्यक है, और इसी के आधार पे अनेकता में एकता या विभिन्नता में एकता का निर्माण होता है। सब भारत का आप एग्जाम्पल देख लो, वहाँ पे 4 कदम पे आपको बोली अलग मिलेगी, पहनावा अलग मिलेगा, खान पान अलग मिलेगा, संस्कृति अलग मिलेगी। हर स्टेट का अपना खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, अपनी संस्कृति, अपने त्यौहार हैं। तो विभिन्नता में एकता का सबसे अच्छा उदाहरण तो भारत देश ही है। अगली विशेषता है अन्योन्याश्रितता, इंटरडिपेंडेंस। देखो, जब हम बात करते हैं समाज की, तो समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपनी शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सारी जो आवश्यकता हैं उनके लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अगर हम बात करें अवस्थाओं की, बाल्यावस्था है तो माता पिता पे बच्चा डिपेंडेंट है, बड़ा हो गया है तो पति पत्नी पे, पत्नी पति पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्शन है। तो और वृद्धावस्था में माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो वो अपने संतानों पे आश्रित होते हैं। तो ये तो आपकी अवस्थाएं हो गई जीवन काल की, और आप अपने हर एक जीवन काल में अपनी विभिन्न तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न तरह के लोगों पे आश्रित होते हो। आपको कपड़े चाहिए, दर्जी, डॉक्टर को दिखाना है, बीमार हो गए हो तो डॉक्टर के पास जाओगे, पढ़ाई लिखाई करनी है तो आप टीचर के पास जाओगे, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है तो आप उस पर डिपेंडेंट हो, तो खान पान के लिए आप किसानों पर निर्भर हो। हर व्यक्ति हर अवस्था से लेके हर काम के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है, और उसे सदैव दूसरों के सहारे की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसी कारण समाज में इंटरडिपेंडेंस या अन्योन्याश्रितता देखने को मिलती है। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो वो है समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होता है। हमने बात करी थी कि समाज जो है पारस्परिक जागरूक संबंधों द्वारा निर्मित होता है। अब पारस्परिक जागरूकता के बारे में भी हमने बात करी थी। 2 तरह के संबंध होते हैं, भौतिक, सामाजिक। भौतिक संबंध में सबका एक दूसरे से संबंध तो है, बट वो एक दूसरे के प्रति अवेयर नहीं है।
बट सामाजिक संबंधों में ये चीज़ देखने को मिलती है। पर ये सिर्फ और सिर्फ मानव समाज में नहीं पाई जाती है। आप किसी न किसी हद तक, चाहे कम ही मात्रा में क्यों ना देखो, पशुओं में भी ये जागरूकता पाई जाती है। गाय का बच्चा अपनी ही माँ का दूध पिएगा, दूसरी गाय का दूध नहीं पिएगा। या बकरी का बच्चा है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का दूध पिएगा, दूसरी बकरी का दूध नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के प्रति जागरूक हैं। अगर बंदरों की हम बात करें, वो भी अपने बच्चों को पहचानते हैं। कई बार तो देखा गया है कि उनके बच्चे मर जाते हैं, फिर भी वो काफ़ी दिनों तक अपने बच्चों को लेके घूमती हैं बंदरियाँ। साथ ही साथ जिस प्रकार मानव समाज में अनुकरण, प्रशिक्षण, संचार प्रणाली, प्रभुत्व की भावना देखने को मिलती है, ठीक उसी तरह थोड़ी बहुत मात्रा में या उनके जीवन यापन के लिए जितनी मात्रा में आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें पशुओं में भी देखी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि समाज केवल मनुष्य तक सीमित है, मानव विहीन समाज भी देखे जाते हैं। उसके बारे में हम सेकेंड चैप्टर में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।